नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन और ऊर्जा का ये पूरा चक्र काम कैसे करता है? मतलब ये कितना व्यवस्थित और खूबसूरत है कि बस देखते रह जाएं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अद्भुत ढांचे को डिकोड करने वाले हैं, जो सच में हमारे पूरे ग्रह को लगातार जीवित रखता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। लेकिन हाँ, प्रकृति के इन सख्त नियमों को गहराई से समझने से पहले जरा एक दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिए। क्या कोई पूरा का पूरा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा काम कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? पर सच मानिए, आगे चलकर इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला जवाब हमें मिलने वाला है। तो बने रहिए। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम ट्रॉफिक लेवल और फूड वेब से शुरुआत करेंगे, फिर डेट्रिटस या अपरद खाद्य श्रृंखला को समझेंगे, उसके बाद समंदर का रुख करेंगे और देखेंगे जलीय श्रृंखलाएं और अल नीनो का असर, और आखिर में बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के नियमों की। तो आइए अपनी इस जर्नी की शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ट्रॉफिक लेवल और खाद्य जाल। एक क्लासिक ग्रेजिंग फूड चेन यानी चराई खाद्य श्रृंखला कैसे काम करती है, इसे समझते हैं। इसमें ऊर्जा का सफर शुरू होता है अपना खाना खुद बनाने वाले पौधों से, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। वहां से एनर्जी जाती है टिड्डे जैसे शाकाहारी जीवों में, फिर उस टिड्डे को खाता है मेंढक, मेंढक को निगलता है सांप, और अंत में उस सांप को अपना शिकार बनाता है बाज या चील जैसा कोई टॉप प्रेडेटर। एकदम सिंपल और सीधा है ना? पर एक मिनट, प्रकृति असल में कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। मतलब घास को सिर्फ टिड्डा ही तो नहीं खाता, गाय, हिरण ये सब भी तो घास ही खाते हैं ना। और मेंढक क्या सिर्फ सांप का ही लंच है? बिल्कुल नहीं। तो होता यह है कि जब ये कई सारी अलग अलग फूड चेन्स आपस में टकराती हैं और एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो एक बहुत ही विशाल और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है। और इसी उलझे हुए शानदार जाल को हम फूड वेब या खाद्य जाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी कड़ी की तरफ, जो है अपरद या कह लीजिए डेट्रियस फूड चेन। आप जरा सोचिए, जब ये सारे पौधे और जानवर अपनी उम्र पूरी करके मर जाते हैं, तब क्या होता है? धरती इस सारे मृत पदार्थ को वापस कैसे अपनाती है? यहीं एंट्री होती है हमारे डीकंपोजर्स यानी सूक्ष्मजीवों की। ये बैक्टीरिया इस मरे हुए जैविक पदार्थ को, जिसे हम डेट्रिटस कहते हैं, 5 सख्त स्टेप्स में तोड़ते हैं। विखंडन से शुरुआत होती है, फिर लीचिंग, कैटाबॉलिज्म और ह्यूमिफिकेशन से होते हुए बात खनिजीकरण तक पहुंचती है। और इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या होता है? हमारी मिट्टी की सबसे ऊपरी और सबसे उपजाऊ परत, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। वैसे इस पूरी प्रोसेस में एक शब्द आया, कैटाबॉलिज्म। इसे याद रखने का एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई कनेक्शन हमारी सोर्स मटेरियल में दिया गया है। जैसे यूरोप के आल्प्स पहाड़ों में फोन विंड जैसी गर्म कैटाबैटिक हवाएं हमेशा पहाड़ों से नीचे घाटियों की तरफ बहती है ना, ठीक उसी तरह कैटाबॉलिज्म का मतलब है जटिल कार्बनिक पदार्थों का नीचे की ओर टूटना, यानी उनका ब्रेकडाउन होना। है ना कमाल का कनेक्शन? अब ये मत सोचिएगा कि ये सड़ने या डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हमेशा एक ही स्पीड से चलती है। बिल्कुल नहीं। अगर तापमान ज्यादा है और नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर है, तो ये काम बहुत तेजी से होता है। लेकिन अगर उस मृत पदार्थ के अंदर लिग्निन या काइटिन जैसे सख्त और जिद्दी तत्व मौजूद हैं, तो समझ लीजिए कि ये पूरी प्रक्रिया एकदम कछुए की चाल से चलने लगेगी। जमीन की बात तो हो गई, अब चलिए गोता लगाते हैं समंदर में और समझते हैं जलीय श्रृंखलाओं और उन पर अल नीनो के असर को। समंदर की गहराइयों में ये पूरा खेल शुरू होता है, एकदम सूक्ष्म जीवों से, जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ये समंदर के प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। ये नन्हे जीव ज़ूप्लैंक्टन यानी छोटे जलीय जानवरों को जिंदा रखते हैं, जिन्हें फिर छोटी मछलियां खाती हैं, और अंत में वो छोटी मछलियां विशाल शिकारी मछलियों की दावत बन जाती हैं। एक परफेक्ट वाटर साइकिल। पर आपको पता है, ये समुद्री श्रृंखला बेहद नाजुक होती है। नॉर्मल दिनों में समंदर के नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, अपने साथ ढेर सारे पोषक तत्व लाता है, फाइटोप्लैंक्टन की बहार आ जाती है और पूरा मछली उद्योग जमकर फलता फूलता है। लेकिन जब अल नीनो आता है तो सब बदल जाता है। सतह का पानी गर्म हो जाता है, नीचे से ठंडे पानी का आना रुक जाता है, और इसका नतीजा फाइटोप्लैंक्टन रातों रात गायब। इससे न सिर्फ पूरा मछली उद्योग तबाह हो जाता है, बल्कि आसपास के इलाकों में भयंकर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगता है। एक छोटा सा बदलाव और इतना बड़ा असर। चलिए अब जरा तस्वीर को और बड़ा करते हैं और बात करते हैं उन गणितीय और वैज्ञानिक नियमों की जो इस पूरे इकोसिस्टम को चलाते हैं, यानी पारिस्थितिक पिरामिड के नियम। बात यह थी कि वैज्ञानिकों को किसी तरह यह समझना था कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने पर रिसोर्सेज कम कैसे होते हैं,
मतलब एक अकेले बाज को जिंदा रखने के लिए आखिर कितने पौधों की जरूरत पड़ती है? इसी सोच ने जन्म दिया इन दो शानदार कॉन्सेप्ट्स को। 1927 में चार्ल्स एल्टन का संख्याओं का पिरामिड और बाद में कार्ल लिंडेमैन का ऊर्जा का पिरामिड। और ये जो लिंडेमैन का ऊर्जा पिरामिड है ना, ये एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर पर टिका है, और वो नंबर है सिर्फ 10%। जी हाँ, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते समय ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो पाती है। बाकी की 90% ऊर्जा का क्या होता है? वो मुख्य रूप से जीवों के सांस लेने यानी रेस्पिरेशन जैसी डेली एक्टिविटीज़ में ही खर्च हो जाती है। इस इकोसिस्टम के असली वजन यानी एक्चुअल बायोमास को समझने के लिए वैज्ञानिक एक और टर्म यूज करते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या एनपीपी। इसे ऐसे समझिए, पौधे टोटल जितनी भी ऊर्जा बनाते हैं उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब जाहिर है, पौधे खुद भी सांस लेंगे, जिंदा रहेंगे, तो कुछ ऊर्जा तो खुद खर्च करेंगे ना। उस खर्च को निकाल देने के बाद जो असल बायोमास बचता है, बस वही हमारा एनपीपी है। अब यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा हर हाल में सीधा ही होता है। लेकिन याद है, हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि क्या कोई इकोसिस्टम उल्टा काम कर सकता है? उसका जवाब हमें यहीं मिलता है। जी हां, बिल्कुल कर सकता है। जलीय या समुद्री इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड असल में पूरी तरह से उल्टा होता है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि समंदर में फाइटोप्लैंक्टन का कुल वजन भले ही बहुत कम होता है, लेकिन वो इतनी तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं कि वो बड़ी बड़ी शिकारी मछलियों की एक विशाल और भारी भरकम आबादी का पेट भरने के लिए काफ़ी होते हैं। एक बहुत छोटा सा प्रोड्यूसर बेस और एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस। इसीलिए समंदर में बायोमास का पिरामिड हमें एकदम उल्टा दिखाई देता है। तो जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। प्रकृति के इन सख्त पिरामिडों और इतने नाजुक खाद्य जालों के बीच हम इंसान आखिर कहां खड़े हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां ऊर्जा के इस निरंतर पर बेहद नाजुक प्रवाह को किस तरह से हमेशा के लिए बदल रही हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।